सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुशील वर्मा और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स इन डीप में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर था सेट, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और उसमें केवल एक मिसलिनियस एक्सरसाइज बची है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्लोली धीरे धीरे सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि अगर उसके चक्कर में रुकेंगे तो हमारा सिलेबस भी आगे नहीं पढ़ पाएगा। तो आपका सिलेबस भी आगे बढ़ना जरूरी है, जिससे कि आपका सिलेबस आपके एग्जाम के टाइम पूरा कंप्लीट हो जाए। सो फ्रेंड्स, हम क्या करने वाले हैं, आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, एक नए चैप्टर का आगाज करने वाले हैं। और उस चैप्टर का जो नाम है वो हमारे पास है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो हम आज इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर इसका इंट्रोडक्शन क्या है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप जब तक मैथ्स पढ़ेंगे, आप हायर स्टडीज करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो ये जो चैप्टर है फंक्शन से आपके साथ कंटिन्यू बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ही अच्छे से सीखिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं उसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। आज हम इसमें कवर करेंगे सबसे पहले कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट का, वो क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं। दूसरा हम कवर करेंगे कि ऑर्डर पेयर का क्या मतलब होता है। फिर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, उनकी बात करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि अगर हम सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, या उस कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग इतने टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में जो एक्सरसाइज 2.1 से पहले एग्जांपल्स हैं, उनको भी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसको हम कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई सेट ए दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ कलर्स का नाम लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया, हमने पहले लिख दिया रेड, फिर हमने इसके बाद लिख दिया ब्लू। ठीक है, ऐसे भी आप 2-3 कलर का नाम लिख लीजिए। इसके बाद हमने एक बी सेट ले लिया और इसमें हमने कुछ ऑब्जेक्ट ले लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जैसे हमने ले लिया एक बैग ले लिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या ले लिया, इसके बाद हमने एक बॉटल ले ली। ठीक है, इसके बाद हमने क्या ले लिया, इसके बाद हमने एक और कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, एक पेपर ले लिया, मतलब एक प्लेन पेपर। ठीक है, एक हमने पेपर ले लिया। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि जो ये ऑब्जेक्ट है और एक कलर है, हमारा मेन उद्देश्य है कि हमें इन ऑब्जेक्ट को इन कलर के द्वारा क्या करना है, कलर करना है। तो मैं आपसे कहूं कि हम कितने तरीके से कवर कर सकते हैं इन तीनों ऑब्जेक्ट को, यानी कि वहां पर टोटल कितने वेज हैं इनको कलर करने के। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर हम यहां से एक कलर फिक्स करेंगे और इसमें क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को कलर करते जाएंगे। जैसे यहां से अगर हम रेड को फिक्स करते हैं, तो रेड के साथ पहले हम किसको कलर करेंगे, पहले हम बैग उठाएंगे और अपना बैग क्या करेंगे, रेड कलर से कलर कर देंगे। इसके बाद उसी रेड कलर को हम फिक्स किए हुए हैं, कलर को हमने फिर क्या किया, हमने यहां से बॉटल उठाया और बॉटल को क्या किया, हमने रेड कलर से कलर कर दिया। फिर हमने यहां से पेपर उठाया और पेपर को हमने क्या किया, इस रेड कलर से कलर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहां पर चूंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचा, तो अब क्या करेंगे, यहां से दूसरा कलर उठाएंगे। तो हमने क्या किया, यहां से एक ब्लू कलर उठाया और क्या किया कि पहले इस ब्लू कलर से हमने अपने बैग को ब्लू कलर से कलर कर दिया। इसके बाद क्या किया कि जो हमारा बॉटल था उसको हमने क्या किया कि इस ब्लू कलर से अपने बॉटल को भी कलर कर दिया। इसके बाद पेपर बचा, तो पेपर को भी हमने क्या किया कि जो पेपर था उसको भी हमने क्या किया कि ब्लू कलर से कलर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितने वेज हैं। तो अब अगर हम यहां से पेयर बनाते हैं कलर का और उसके करेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट का, तो यहां से क्या बनेगा, पहले बैग को रेड से हम इस बैग को कलर कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि रेड कॉमा बैग, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमने बैग को रेड कलर से कलर किया है। इसके बाद क्या है कि चूंकि कलर को अभी हम फिक्स कर रहे हैं, फिर हमने क्या किया कि जो बॉटल है उसको हम रेड कलर से कलर कर रहे हैं, तो हमने बॉटल और रेड कलर को एक ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, फिर क्या किया, रेड और पेपर है, तो क्या किया हमने कि इस रेड और पेपर को एक में रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया कि रेड कलर से हम तीनों ऑब्जेक्ट को कलर कर दिए। अब क्या कर रहे हैं कि ब्लू कलर ले रहे हैं, तो हमने क्या किया कि ब्लू लिया। अब ब्लू से क्या कर रहे हैं, पहले बैग को कलर कर रहे हैं। ठीक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे बेसिक हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को सीख सकते हैं। फिर क्या है कि ब्लू और बॉटल है, तो ब्लू कलर से क्या कर रहे हैं, बॉटल को हम कलर कर रहे हैं। इसके बाद क्या है कि इस ब्लू से हम पेपर को कलर कर रहे हैं, तो हमने क्या किया
कि ब्लू कलर ले लिया और इससे हमने क्या किया कि पेपर को कलर कर लिया। तो देखिए हमारे पास टोटल कितने वेज हैं, टोटल हमारे पास जो ऑब्जेक्ट और अगर कलर को मिला के देखें तो 1 2 3 4 5 इंटू 6 हैं, मतलब टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कलर्स के और उनके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट के। तो यही कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम एक सेट के एक एलिमेंट को उठाते हैं, उसको अगले सेट के जिसके साथ हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है उसके साथ क्या करते हैं, कंबाइन करके इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में लिख देते हैं। तो वही जो होता है वही हमारे पास मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो यहां से हमने देखा कि टोटल हमारे पास कितने वेज हैं, टोटल हमारे पास 6 वेज हैं कि मतलब ऑब्जेक्ट के और उनके करस्पॉन्डिंग कलर्स के। ठीक है, तो यही जो होता है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ए क्रॉस बी क्या बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर दो सेट ए और बी हैं तो इनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं वो ए क्रॉस बी के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, यही जो पूरा का पूरा सेट होगा। अब क्या करेंगे, अगर हमें इसका कार्टेशियन, अगर ए और बी का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी के द्वारा लिखेंगे। अब अगर देखना है कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे तो क्या करेंगे भाई, ये एक सेट ही बनेगा ना, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट ए वाला लगाएंगे। हमने क्या कहा था कि जब सेट को हम लिखते हैं तो हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। तो हमने ये वाला ब्रैकेट यूज किया। अब क्या करेंगे, इसमें हर एक पेयर को लिख देंगे। जैसे पहला पेयर क्या आएगा, पहला पेयर हमारे पास आएगा रेड कामा बैक का। ठीक है, इसके बाद कौन सा पेयर आएगा, इसके बाद हमारे पास पेयर आएगा रेड कामा बॉटल का। ठीक है, इसके बाद भी जो पेयर है उनको हम क्या करेंगे, कॉमा करके सभी पेयर को इसमें रख देंगे और ब्रैकेट यहां से क्लोज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस सेट ए का इस बी के साथ क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हमें टोटल पॉसिबल पेयर्स लेने हैं, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेने हैं एक सेट का दूसरे के साथ, कि कैसे हम टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या निकल के आती है। तो चलिए हम इसके प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो जो प्रॉपर डेफिनेशन निकल के आती है हमारे पास निकल के आती है कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट पी और क्यू दिए गए हैं। अब इसमें नॉन एम्प्टी क्यों बोला है, तो इसका भी एक रोल है, अभी हम देखेंगे कि अगर एम्प्टी हो जाएगा तो क्या दिक्कत आएगी। भाई कुछ दिक्कत आएगी, तभी तो इसी ने बोला है कि नॉन एम्प्टी। तो कह रहा है कि अगर कोई भी दो सेट ए पी और क्यू क्या है, नॉन एम्प्टी है, तो जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसे हम पी क्रॉस क्यू के द्वारा डिनोट करेंगे। और किस तरीके से डिफाइंड होगा, अब पी क्रॉस क्यू इस तरीके से डिफाइंड होगा कि इसमें ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है जैसे हम इस तरीके से लिख दिए, ए अगर हमारे पास ए और बी कोई दो सेट हैं, ठीक है, और अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं ए कामा बी, ठीक है, जहां पर स्मॉल ए जो है कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है और स्मॉल बी जो है वह कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है, तो इस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, मतलब क्या है, पेयर यानी कि दो एलिमेंट यहां पर आ रहे हैं। अब ऑर्डर पेयर मतलब क्या है, एक ऑर्डर के रूप में लिखा जा रहा है। ऑर्डर के रूप में कैसे लिखा जा रहा है, इसका जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से आ रहा है और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से आ रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि सेट ए पर ही आप ऑर्डर पेयर डिफाइन कर दीजिए, ए कामा बी। ठीक है, जहां पर ए भी कहां से आ रहा है, ए से आ रहा है, और बी भी कहां से आ रहा है, ए से आ रहा है। अब आप देख, ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑर्डर पेयर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो ए पी और क्यू का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसे हम पी क्रॉस क्यू के द्वारा डिनोट करेंगे और ये डिफाइंड होगा, इसमें ऑर्डर पेयर आएंगे पी कामा क्यू टाइप के, जहां पर पी जो होगा, स्मॉल पी जो होगा वो पहले सेट कैपिटल पी से बिलोंग करेगा, यानी कि जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट से बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट से बिलोंग करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैंने अभी कहा कि इसमें इसने नॉन एम्प्टी वर्ड ऐड किया है, तो नॉन एम्प्टी वर्ड क्यों ऐड किया है, क्योंकि देखिए अब हमने मान लिया कि पी क्रॉस क्यू में क्यू जो है वो हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है, यानी कि क्या है, फाई है। तो जब फाई है और अगर हम पी क्रॉस क्यू की बात करेंगे तो पी क्रॉस क्यू में क्या होता है,
पी कामा क्यू टाइप के एलिमेंट आने हैं, जहां पर स्मॉल पी का एलिमेंट है और स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू का एलिमेंट है। लेकिन इस केस में क्या है, क्यू एम्प्टी सेट है, तो जब क्यू में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम इसका मतलब ऑर्डर पेयर इसके साथ कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऑर्डर पेयर तो हम तब लिख सकते थे जब इसमें कोई एलिमेंट हो, ठीक है, लेकिन इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इस केस में पी क्रॉस क्यू भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इसीलिए उसने कहा है कि इसीलिए वो क्या कह रहा है, इसीलिए वहां पर नॉन एम्प्टी वर्ड को ऐड कर रहा है, क्योंकि अगर कोई भी, अब देखिए क्यू ही नहीं, अगर पी एम्प्टी हो जाए तो पी भी एम्प्टी हो गया तो इसका पहला एलिमेंट हमें नहीं मिल पाएगा, तो उस केस में भी क्या होगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि अगर कहीं पर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है, जैसे ए क्रॉस बी लिखा है, तो अगर ए या बी में से कोई भी एक सेट एम्प्टी हो जाए, भाई अगर दोनों एम्प्टी हैं तो ए क्रॉस बी एम्प्टी होगा, लेकिन अगर ए और बी में से कोई भी एक एम्प्टी हो जाए, या तो ए एम्प्टी हो जाए या तो बी एम्प्टी हो जाए, तो उस केस में भी क्या होगा कि जो हमारे पास ए क्रॉस बी होगा, यानी कि जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर नॉन एम्प्टी वर्ड को इसीलिए ऐड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन हो गई कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे ना, तो वहां से आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या यूज होना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कुछ रिमार्क्स की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। तो जो कुछ रिमार्क्स की अगर हम बात करें, तो जो पहला रिमार्क हमारे पास निकल के आता है, ये हमारे पास निकल के आता है कि टू ऑर्डर पे, अच्छा अब हमने अभी ऑर्डर पेयर की बात की थी, ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में हमने देखा था कि अगर ए और बी दो सेट हैं तो एक एलिमेंट पे एक सेट से ले लें और एक एलिमेंट दूसरे सेट से ले लें, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब हो सकते हैं, तो इसीलिए रिमार्क कहता है कि टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। ठीक है, ये रिमार्क क्या कहता है, ये रिमार्क कहता है कि टू ऑर्डर पेयर्स, दो ऑर्डर पेयर्स जो हैं आर इक्वल, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो भैया कब इक्वल होंगे, इफ एंड ओनली इफ द करेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट आर इक्वल। क्या कह रहा है कि इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, द करेस्पॉन्डिंग, इफ एंड ओनली इफ द करेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट, मतलब जो दोनों ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट हों वो क्या हों, इक्वल हों। इफ एंड ओनली इफ द करेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल, ठीक है, एंड और द करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, द करेस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट, द करेस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट आर इक्वल, और करेस्पॉन्डिंग जो सेकेंड एलिमेंट हो वो क्या हो, हमारे पास इक्वल हो। कह रहा है कि टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल, यानी कि जो करेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट हो दोनों की इक्वल हो, एंड करेस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट आर इक्वल। ठीक है, कैसे, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हमने एक ऑर्डर पेयर लिखा x कामा y और एक ऑर्डर पेयर हमने लिख दिया a कामा b, तो हम कह रहे हैं कि क्या कंडीशन होगी कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाए। तो मतलब अगर हमें ये कहना है कि x कामा y ये इक्वल हो a कामा b के, तो ये इक्वल कब होंगे, तो वही कह रहा है कि करेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है x और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है a, तो ये दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब x हमारे पास क्या हो, a के इक्वल हो, और इसका करेस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट इसके करेस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो, यानी कि जो y हो वो क्या हो जाए, वो हमारे पास b के इक्वल हो जाए। यानी कि ये दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, ये दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब x हमारे पास a के इक्वल हो जाए और y हमारे पास b के इक्वल हो जाए। जैसे मैं आपसे कहूं, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, जैसे मैं कहूं कि एक हमारे पास है x-3 और एक हमारे पास है 2, एक ही ऑर्डर पेयर है। दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास है 4 और तीसरा है y-6। अब मैं कहूं कि x और y की क्या वैल्यूज होंगी जिनके लिए ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है। तो हमें दो ऑर्डर पेयर के इक्वल होने की कंडीशन पता है। क्या कंडीशन पता है, कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो x-3 की वैल्यू है वो 4 के इक्वल होनी चाहिए,
और इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो 2 की वैल्यू है वो y-6 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3 + 4, यानी कि x की वैल्यू 7 आ जाएगी। और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा, 2 + 6, यानी कि y की वैल्यू 8 हो जाएगी। यानी कि x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 8 के लिए ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे और कब दो ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होंगे। तो चलिए हम दूसरे रिमार्क की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो रिमार्क 2 है वह इस बात से रिलेटेड है कि अगर हम सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे। इससे फायदा क्या होगा, जैसे अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं दो सेट का, तो हो सकता है कि कोई पेयर आपसे छूट जाए बनाने में। लेकिन अगर आपको पता है कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे मान लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में 10 एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन बाई चांस आपसे 2 पेयर छूट गए लिखने को, तो आप काउंट करेंगे। अब अगर 10 नहीं आ रहे हैं तो उसको काउंटर चेक कर लेंगे कि कैसे कौन कौन से ऐसे पेयर हैं जो हमसे छूट जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, ये कहता है कि अगर हमारे पास सेट ए में m नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, और कोई सेट बी है उसमें क्या है, n नंबर ऑफ एलिमेंट है। ए में m नंबर ऑफ एलिमेंट है और सेट बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो a और b का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, यानी कि a क्रॉस b, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन a और इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। यानी कि इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, इसमें हमारे पास m इंटू n एलिमेंट हो जाएंगे। तो अगर मैं कहूं कि a सेट में अगर हमारे पास, इसको कहते हैं, जो ये साइन लगा है ना, इसको कहते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब होता है उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। तो मैं कहूं कि अगर ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं और बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं, और मैं आपसे कहूं कि ए क्रॉस बी में ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 4 और गुणे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो कि 3 हैं। यानी कि इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, हमारे पास 12 एलिमेंट हो जाएंगे। और केवल 2 सेट के लिए ही नहीं, कितने भी सेट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि केवल 2 ही सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक सेट और ऐड कर दीजिए C, और अगर C सेट की कार्डिनलिटी हम मान रहे हैं कि Q है, A की कार्डिनलिटी M, B की कार्डिनलिटी N और C की कार्डिनलिटी Q। अब मैं कहूं कि इन तीनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, यानी कि A क्रॉस B क्रॉस C, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन C। A में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, M, B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, N, और C में नंबर ऑफ कितने एलिमेंट कितने हैं, Q। यानी कि A B C के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, M इंटू N इंटू Q। अब अगर M N की वैल्यू यहाँ से हम 4 और 3 मान के चले, मतलब अगर हम M को मान ले 2 कामा N को मान ले 3 और कामा Q को मान ले 4, तो इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी कि टोटल 24 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कितने भी सेट दिए गए हैं, अगर हमें हर एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट मालूम है तो आप बता सकते हैं कि उन सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारे पास रिमार्क 2 था। चलिए रिमार्क 3 के बारे में देखते हैं। रिमार्क 3 में क्या कह रहा है, जैसे अभी हमने कहा था कि अगर सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसमें से अगर कोई भी एक सेट एम्प्टी हो जाता है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एक सेट हमारे पास इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, जैसे हम क्या है, हम ए सेट को ले रहे हैं, ए सेट में हम क्या ले रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर ले रहे हैं। इवन नेचुरल नंबर का मतलब है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अब आगे बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। और बी में क्या ले रहे हैं, बी में हम छोटा सा सेट ले रहे हैं, 2,3 ले रहे हैं। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, 2,3 ले रहे हैं। अब मैं आपसे कहूं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो क्या आप बता सकते हैं कितने एलिमेंट होंगे। भाई अभी हमने कहा कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है और यहाँ पर कितने 2 एलिमेंट है, और इनफाइनाइट को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट है तो निकल के आ जाएगा। तो सिंपल सा है कि अगर कोई भी एक सेट इनफाइनाइट हो जाता है, अगर आप सेट्स का कार्टेशियन
प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसमें से कोई भी एक सेट अगर इनफाइनाइट सेट हो जाता है तो उनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। कैसे, अब देखिए जैसे इस 2 को उठाए तो अब पेयर लेंगे तो क्या आएगा, पहला जो ऑर्डर पेयर आएगा 2, 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा 2, 4 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 2, 6 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 2, 8 आएगा, और इसके बाद बढ़ता जाएगा ना, कहीं पर एंडिंग तो होगी ही नहीं ना, तो हम नहीं बता सकते कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी एक सेट इनफाइनाइट हो जाता है तो उस केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अच्छा आप ऐसा कह सकते हैं कि एक इनफाइनाइट हो जाए दूसरा एम्प्टी हो जाए तो क्या होगा, ये देखिए, ये आप सोच सकते हैं जैसे कि हमारे पास ए क्या है, ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है और बी क्या हो जाए, एम्प्टी सेट हो जाए, तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी भैया इनफाइनाइट हो जाएगा, अरे सॉरी इनफाइनाइट नहीं होगा, एम्प्टी हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास दूसरा रिमार्क हो गया। ठीक है, अब हाँ दूसरा नहीं, तीसरा रिमार्क हो गया। अब इसके बाद एक चौथा रिमार्क आता है। चौथा रिमार्क जो है वो सिंपली ये बताता है कि 3 सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। जैसे अगर ए हमारे पास कोई सेट है या हम ए बी सी 3 सेट मान लेते हैं, ठीक है, और हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी डिफाइन करना है, तो जैसे हमने ए क्रॉस बी डिफाइन किया था उसी तरीके से ए क्रॉस बी क्रॉस सी डिफाइन करेंगे। अब ए क्रॉस बी में 2 एलिमेंट आ रहे थे जो ऑर्डर पेयर था, इसमें क्या आएंगे 3 एलिमेंट आएंगे, तो वहां पर हम ऑर्डर पेयर बोल रहे थे, यहां पर क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। ट्रिपलेट का मतलब 3 एलिमेंट होंगे, क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी टाइप के एलिमेंट होंगे, जहां पर स्मॉल ए मतलब पहला एलिमेंट कहां से आएगा, पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा और तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से आएगा। यानी कि स्मॉल ए कैपिटल ए से आएगा और स्मॉल बी कैपिटल बी से आएगा और स्मॉल सी जो है ये हमारे पास कैपिटल सी से आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 3 सेट या आप 4 सेट ले लीजिए, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर दीजिए, उसमें 4 एलिमेंट आ जाएंगे। तो ऐसे कितने भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने सीखा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हमने सीखा ऑर्डर पेयर क्या होता है, फिर हमने सीखा मतलब प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। इसके बाद कुछ रिमार्क्स थे इंपॉर्टेंट, और फिर हमने देखा कि आखिर कार्डिनलिटी क्या होती है या नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये बेस बन रहा है, फंक्शंस पढ़ने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको हम कर लेते हैं, और वहां से जो हमने अब तक पढ़ा है उसको जब अप्लाई करेंगे ना तो फिर हमें बहुत अच्छा फील होगा और हमें लगेगा कि हमने आज कुछ नया सीखा है। तो चलिए एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, और एग्जाम्पल्स को आप लोग छोड़ा मत कीजिए, क्योंकि जैसे हमारे माइंड सेटअप रहता है कि नहीं यार एग्जाम्पल्स है, सॉल्व है, करने की क्या जरूरत है। आप एग्जाम्पल्स को जरूर किया कीजिए और बगैर देखे किया कीजिए, क्योंकि देख कर करने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 हमारे एक एग्जाम्पल्स को करते हैं। सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 1 की अगर बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है कि हमारे पास देखिए, हाँ अब वही दिया गया कंडीशन, हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर दिया गया है x + 1, y - 2, x + 1, y - 2, ये इक्वल है 3, 1 के। तो कह रहा है कि x और y की क्या वैल्यूज होंगी जिनके लिए दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाएं। तो सिंपल सी बात है, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, यानी कि x + 1 = 3, और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के, यानी कि y - 2 = 1। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 1, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और अगर यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 + 2, यानी कि y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, y की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी। तो सिंपल सा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि P और Q 2 सेट दिए गए हैं, हमसे P क्रॉस Q और Q क्रॉस P के बारे में पूछ रहा है। P में अब देखिए जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एक सेट हमारे पास P दिया गया है और इसमें जो एलिमेंट है वो हमारे पास A B C है, और एक सेट Q दिया गया है और इसमें केवल एक एलिमेंट दिया गया है, वो हमारे पास क्या है R है। हमसे कह रहा है कि P क्रॉस Q और Q क्रॉस P को आपको बताना है कि मतलब ये क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम P क्रॉस Q की बात करें, हाँ तो देखिए अब हम सीखेंगे कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट का लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे P क्या है, P में क्या है कि A B C है और क्रॉस फिर इसका किसके साथ R के साथ।
तो हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ के एक एलिमेंट को फिक्स करेंगे और इसके हर एक एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर लिख देंगे। जैसे ए को फिक्स किया तो ए कामा आर हो गया। अब चूंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं बचा है तो फिर यहाँ से दूसरा एलिमेंट फिक्स किए बी, अब बी का आर के साथ ऑर्डर पेयर लिख दिए। इसके बाद अब यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं बचा तो सी का आर के साथ लिख दिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। ये पी क्रॉस क्यू हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि क्यू क्रॉस पी की बात करें तो क्यू क्रॉस पी का मतलब क्या है कि क्यू क्या है, आर है, सिंगलटन आर है, और इनटू पी की बात करें तो पी में क्या है, ए कामा बी कामा सी है। तो यहां से अगर हम क्यू क्रॉस पी की बात करें तो क्या हो जाएगा, आर कामा ए, फिर क्या हो जाएगा आर कामा बी, और फिर क्या हो जाएगा आर कामा सी। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। भाई हमने आर को फिक्स किया, आर का ए के साथ ऑर्डर पेयर लिख दिया, फिर आर का बी के साथ लिख दिया, फिर आर का सी के साथ लिख दिया। अब यहाँ पर तो कोई एलिमेंट बच नहीं रहा है, यानी कि अब यहीं पे हमें एंड कर देना है। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ से अब देखिए यहाँ पर ए कामा आर है और यहाँ पर आर कामा ए है, तो इस बात से मत कंफ्यूज होइएगा कि ये दोनों इक्वल हैं। भाई देखिए हमने सेट में कहा था कि जो ऑर्डर है, जैसे एज अ सेट अगर बात करें, जैसे ए कामा आर है, हमारे पास अगर दो एलिमेंट हैं, ठीक है, तो एज अ सेट चाहे हम ए कामा आर लिखें और चाहे हम आर कामा ए लिखें, एज अ सेट नोटेशन है दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि हमने कहा था कि सेट में क्या होता है, एलिमेंट का ऑर्डर मतलब एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर में उनको लिखिए, ए को पहले लिखिए, आर को पहले लिख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ऑर्डर पेयर की बात करेंगे तो वहां पर मैटर करेगा। ठीक है, वहां पर क्या करेगा, मैटर करेगा, यानी कि आर कामा ए जरूरी नहीं है कि ए कामा आर के इक्वल हो जाए। ये इक्वल तभी होंगे जब आर और ए क्या हो जाए, बराबर हो जाए, क्योंकि जब हम इक्वलिटी की कंडीशन लगाएंगे तो पहली कंडीशन निकल के आएगी कि आर और ए इक्वल होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन निकल के आएगी कि ए और आर इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल तभी होंगे जब आर और ए क्या हो, इक्वल हो। तो इन जनरल ऑर्डर पेयर जरूरी नहीं है कि ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होते, यह ध्यान रखिएगा। यानी कि जो भाई उसका नाम ही है ऑर्डर पेयर, यानी कि उसमें ऑर्डर मैटर करेगा। भाई ठीक है, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता था, लेकिन यहां पर क्या करेगा, ऑर्डर मैटर करेगा। भाई तो अब तभी तो उसके दो ऑर्डर पेयर के इक्वल होने के लिए प्रॉपर डेफिनेशन निकल के आई ना कि उनके करस्पॉन्डिंग टर्म इक्वल होने चाहिए। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास 3 सेट दिए गए हैं। ठीक है, ए बी सी, और हमसे कुछ पूछ रहा है, तो इसमें कई पार्ट हैं, तो कुछ पार्ट हम कर देते हैं और कुछ पार्ट आप लोग कर लीजिएगा। तो हमारे पास जो सेट ए है, ठीक है, ये क्या दिया गया है, सेट ए में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए हैं, 1 है, 2 है और क्या है, 3 है। इसके बाद एक सेट बी है, सेट बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ये हमारे पास दिए गए हैं 3, 4 है। और इसके बाद एक सेट सी है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए हैं 4, 5, 6 दिए गए हैं, और हमसे कुछ पूछा जा रहा है। ये क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, तो अब देखिए मैं 2 पार्ट कर देता हूं, 2 पार्ट आप लोग कर लेंगे। जैसे पहले में कह रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। पहले में क्या कह रहा है, पहले में कह रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले तो अब एक का बी इंटरसेक्शन सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले बी इंटरसेक्शन सी को निकालना पड़ेगा। तो हमने सेट में पढ़ा था कि इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है ऐसे एलिमेंट जो बी में भी है और सी में भी हो। तो 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ नहीं है, तो 3 को नहीं लेंगे। 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए। तो ए क्या है, ए हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है बी इंटरसेक्शन से, यानी कि सिंगलटन 4 के साथ। तो यहां से निकल के क्या आ जाएगा, आप कैसे लिखेंगे, तो ब्रैकेट लगाए, आप यहां से उठाएंगे एलिमेंट और यहाँ के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर लिख देंगे। तो पहले 1 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं बचा तो फिर यहाँ से नया एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो 2 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इस 3 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हो गया। ठीक है, तो आप लोग फिर मैं सेकंड कर देता हूं, थर्ड और फोर्थ आप लोग करेंगे। सेकंड में कर देता हूं। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अच्छा,
ये कह रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, एक यही तो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ए क्रॉस बी निकालिए, फिर ए क्रॉस सी निकालिए, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। तो चलिए ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा, ए क्या है हमारे पास 1 2 3, फिर क्रॉस बी क्या है हमारे पास 3, 4 है। अब देखिए इसमें कुछ ज्यादा एलिमेंट आएंगे, और कितने एलिमेंट आएंगे, तो इसमें 3 है और इसमें 2 है, यानी कि टोटल 6 एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी में। ठीक है, तो 1 2 3 और 3, 4, तो यहां से एक एलिमेंट फिक्स किए 1। अब 1 का इसके हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर लिख देना है। तो 1, 3 आ गया और फिर 1, 4 आ गया। फिर क्या करेंगे, वहां से 2 को फिक्स किए, तो 2 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर और फिर 2 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर। इसके बाद क्या किया, 3 को फिक्स किया, तो 3 का 3 के साथ, तो 3 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर और फिर 3 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर। तो हमारे पास क्या हो गया, ए क्रॉस बी हो गया। फिर क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस सी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस सी, ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 1 2 3 क्रॉस सी क्या है हमारे पास 4 5 6। इसमें तो और भी ज्यादा एलिमेंट आने हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट आएंगे, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यानी कि टोटल 9 एलिमेंट आएंगे। चलिए लिखते हैं हर एक एलिमेंट को बारी बारी से। तो 1 का हर एक के साथ ऑर्डर पेयर, तो पहले 1 का 4 के साथ, फिर क्या आएगा 1 का 5 के साथ और फिर 1 का 6 के साथ। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2 को उठाएंगे और हर एक के साथ ऑर्डर पेयर, तो 2 का 4 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ और इसके बाद 2 का 6 के साथ। इसके बाद क्या करेंगे, सॉरी देखिए ये ब्रैकेट नहीं लगाना है क्योंकि ऑर्डर पेयर है। ठीक है, इसके बाद क्या है, 3 को उठाएंगे, तो 3 का पहले किसके साथ ऑर्डर पेयर, 3 का पहले 4 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 3 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर और इसके बाद 3 का 6 के साथ ऑर्डर पेयर। अब चूंकि ना तो यहाँ कोई एलिमेंट बचा नहीं, यानी कि 9 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो जैसे अब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन आपको मालूम है कि वह एलिमेंट जो कि दोनों में कॉमन हो। तो हमें देखना है कि इस सेट में जो ए क्रॉस बी एक सेट था हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट हैं और एक ए क्रॉस सी है, तो इसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है। देखिए यहां पर 1 क्रॉस 3 1, 3 है। अब क्या यहां पर कहीं पर 1, 3 आ रहा है, तो चूंकि यहां पर तो 3 है नहीं, तो 1, 3 तो आने का चांस ही नहीं है। वैसे भी देख लीजिए 1, 3 कहीं नहीं आ रहा है, तो एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि ये एलिमेंट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी में नहीं आएगा। ठीक है, हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी को यहाँ पे लिख रहे हैं। 1, 4 को देखते हैं, तो देखिए 1, 4 यहाँ भी है और 1, 4 यहाँ भी है। तो 1, 4 चूंकि दोनों में है, तो क्या करेगा, जो 1, 4 होगा वह इनके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। 2, 3 की बात करते हैं, तो 2, 3 क्या आएगा, 2, 3 देखिए 2, 3 नहीं है, यानी कि 2, 3 इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 2, 4 तो 2, 4 यहाँ है और 2, 4 यहाँ है, यानी कि 2, 4 इंटरसेक्शन में आ जाएगा। इसके बाद 3, 3 तो यहाँ पर 3, 3 आ रहा है, 3, 3 यहाँ पर नहीं आ रहा है, यानी कि ये भी कॉमन नहीं है। अब 3, 4 की बात करें, तो देखिए 3, 4 यहाँ है और 3, 4 यहाँ है, यानी कि जो 3, 4 होगा वह इनके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, ये हमारे पास निकल के आ गया 1, 4, इसके बाद 2, 4 और इसके बाद 3, 4। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट सेकेंड पार्ट हो गए। थर्ड फोर्थ को आप करेंगे। अब थर्ड में ए क्रॉस बी यूनियन सी है, तो क्या करेंगे, पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, फिर उसका ए के साथ क्रॉस ले लेंगे। फोर्थ में क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। जैसे हमने निकाला है यहाँ पर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, आपको निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो क्या करेंगे, यूनियन में हम हर एक एलिमेंट को लिखते हैं और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, तो वहां से आप फोर्थ पार्ट को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाएगा। और फर्दर अगर आपको कोई डाउट आता है लिखने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, या आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की, कि एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहा है, हमारे पास एक सेट दिया गया है P
ठीक है, P क्या दिया गया है, P हमारे पास 1,2 दिया गया है और हमसे कह रहा है कि P क्रॉस P क्रॉस P। पहले ये बताइए कि P क्रॉस P में कितने एलिमेंट होंगे, तो P में कितने, 2 एलिमेंट हैं, तो P क्रॉस P में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 एलिमेंट आएंगे। अब क्या करना है, P क्रॉस P लिखना है। इसका मतलब क्या है कि 1,2 क्रॉस 1,2 क्रॉस क्या करना है, 1,2। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, 8 एलिमेंट आने हैं, देखिए कैसे निकालेंगे 1। अब देखो इसको निकालने का जो तरीका है सबसे अच्छा वो क्या हो सकता है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। अब देखिए तीनों में पहला एलिमेंट 1 है, तो ये हो गया 1, तो एक एलिमेंट क्या आएगा, 1 1 1 आएगा। मतलब जितने आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एक दूसरे के साथ ट्रांसफॉर्म करके। फिर क्या आएगा, 1 2 1 आएगा, भाई 1, इसका 1 ले लिया, इसका 2 ले लिया, इसका 1 ले लिया। फिर क्या आएगा, 1 2 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, 2 1 1 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 2 1 2 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 2 2 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, 2 1 2 आएगा और इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 2 और 2 आ जाएगा। तो देखिए कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारे पास 8 एलिमेंट आने थे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास P क्रॉस P हो गया। तो इस तरीके से हम अगर 3 सेट दिए गए हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए इसमें एक एलिमेंट रिपीट कर रहा है, 2 1 2 और 2 1 2, यानी कि यहां पर एक एलिमेंट हमारा छोटा है। तो देखिए कौन सा छोटा है, अच्छा देखो 1 और फिर 1, यहाँ का 1 यहाँ का 1 और इसके 2 के साथ अगर लेते हैं तो एक एलिमेंट 1 1 2 आना चाहिए, लेकिन क्या कहीं पर 1 1 2 है, कहीं पर भी 1 1 2 नहीं है, यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एलिमेंट 1 1 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये P क्रॉस P हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा है कि अगर R को सेट ऑफ रियल नंबर माने तो R क्रॉस R और फिर R क्रॉस R ये क्या होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 में ये कह रहा है कि R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, रियल नंबर का सेट है, तो R क्रॉस R क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करें, आप जानते हैं कि ये भी रियल नंबर की लाइन होती है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, तो इस पे भी रियल नंबर आते हैं। ठीक है, इस पे भाई एक्स एक्सिस है, इस पे भी रियल नंबर आ रहे हैं, ये इधर माइनस इनफिनिटी, इधर प्लस इनफिनिटी की तरफ जाता है, इधर माइनस इनफिनिटी की तरफ जाता है। ये वाई एक्सिस है, इस पे भी रियल नंबर आएंगे और ऊपर प्लस इनफिनिटी की तरफ जाएगा और नीचे माइनस इनफिनिटी की तरफ जाएगा। अब मैं इसमें एक रिलेशन फाइंड करना चाहता हूं, मैं देखता हूं कि इसमें क्या कोई संबंध आ रहा है, क्या ये दोनों इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो देखिए यहां का अगर कोई एलिमेंट लेते हैं, जैसे ए कामा बी, कोई भी जनरल एलिमेंट ले लिया, ठीक है, जनरल एलिमेंट, तो ए कामा बी कहीं पर भी लाई कर सकता है, इस कोऑर्डिनेट में या इस क्वाड्रेंट में या इसमें कहीं पर भी लाई कर सकता है। तो हमने अपने मानने के लिए हमने मान लिया कि ये भी यहां पर लाई कर रहा है, या आप कहीं पर भी मान लीजिए, बस मैं कहीं पर भी आप मान सकते हैं। तो अगर ए कामा बी यहां पर लाई कर रहा है, ठीक है, तो इतना पक्का है कि ए भी रियल नंबर होगा और बी भी रियल नंबर होगा, इतना तो पक्का ही है, कम से कम इतना तो आप कह ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए कामा बी का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि ये है इस ए को रिप्रेजेंट करेगा और यहां पर कहीं पर बी होगा तो ये इस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ए और बी रियल नंबर हो गए, यानी कि ए भी आर में है और बी भी आर में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए और बी जो है, चूंकि ए बी आर में है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी आर क्रॉस आर से बिलोंग करेंगे। भाई अगर ए और बी आर में है, ए कहां पर बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, बी कहां पर बिलोंग कर रहा है, आर में, तो ए कॉमा बी कहां पर बिलोंग करेगा, आर क्रॉस आर में बिलोंग करेगा, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग करेगा।
यानी कि यहाँ का कोई एलिमेंट अगर ले ले तो आर क्रॉस आर में बिलोंग करेगा। और अगर आर क्रॉस आर का कोई एलिमेंट लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने सी कामा डी कोई भी एलिमेंट ले लिया, तो क्या यहाँ पर हम उसको दिखा सकते हैं? हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिखा सकते हैं। ठीक है, क्या हम उसको इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं भैया। ठीक है, कोई भी आप भाई कोई भी यहां से आप ऑर्डर पे ले लीजिए, सी कामा डी है तो मान लिया कि सी कामा डी इस तरीके से है कि सी यहां पर है और डी यहां पर है, तो सी कामा डी कहां पर होगा? इसको ऐसे बढ़ाएं, इसको ऐसे बढ़ाएं, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास क्या होगा? सी कामा डी होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ का हर एक एलिमेंट इस कोऑर्डिनेट प्लेन में लाई कर रहा है, और इसके पहले हमने देखा था कि यहाँ का हर एक एलिमेंट इस आर क्रॉस आर में क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये इसका सबसेट हो गया आर क्रॉस आर का, और ये इसका सबसेट हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब ये कोऑर्डिनेट प्लेन और आर क्रॉस आर इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आर क्रॉस आर होगा वो कुछ नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन हो जाएगा। यानी कि जो एक्स वाई प्लेन होता है, भाई ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, तो पूरा प्लेन कौन सा होगा? ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन हो गया। यानी कि आर क्रॉस आर क्या हो जाएगा? टोटल हमारे पास एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया जब हमने आर क्रॉस आर लिया है। अब अगर एक आर और बढ़ा दें, ठीक है, एक आर और बढ़ा दें तो क्या होगा? तो देखिए आर क्रॉस आर क्रॉस आर, अब क्या करना पड़ेगा? आपको एक एक्सिस और कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ये चला गया। अब तक हम 2D में बात कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे? 3D में बात करेंगे। ठीक है, तो 3D में बात कैसे करेंगे इसको आप लोग कुछ ऐसे सीख सकते हैं। मुझे 3 मार्कर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा चलिए, हैं ठीक है। तो देखिए इसको कैसे, कुछ ऐसे समझिए कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और इसको हम मान लेते हैं जेड एक्सिस। जस्ट मैं आपको थोड़ा विजुलाइज कराना चाहता हूँ कैसे सेटअप करें इसको। आप लोग भी करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। बन जाओ यार। हाँ अच्छा, मैं थोड़ा वीडियो पॉज कर देता हूँ, फिर बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि मैंने काफ़ी कुछ अच्छा बना लिया है। जैसे देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगी। पहले हम 2D में बात कर रहे थे तो केवल एक्स एक्सिस थी और केवल वाई एक्सिस थी, तो हमारा एक्स वाई प्लेन था। अब हम चूंकि आर क्रॉस आर ले रहे हैं, यानी कि बात अब 3D में जा रही है। यानी कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई, और एक एक्सिस और हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम नाम दे रहे हैं जेड एक्सिस। तो ये जो बाहर की तरफ आप देख रहे हैं, मतलब ये क्या होगा? ये उधर तो प्लस जेड एक्सिस हो जाएगा और हमारे इधर क्या हो जाएगा? माइनस जेड एक्सिस हो जाएगा। यानी कि ठीक है, तो इस तरीके से अब बात क्या होगी? अब हमारे पास 3D में बात होगी। तो कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये क्या होगा? ये हमारी तरफ निकला होगा। अब चूंकि 2D है ये, तो हम 3D में तो बना नहीं सकते, मैंने आपको दिखा दिया है बना के। तो अब देखिए यहाँ का कोई भी एलिमेंट लेंगे ए बी सी, तो एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई कोऑर्डिनेट बी, जेड कोऑर्डिनेट सी, तो कहीं पर तो लाई ही करेगा 3D में। अब उसको यहाँ पर हम शो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं तो लाई करेगा। यानी कि इसका हर एक एलिमेंट इस 3D में होगा। और इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे अगर ए कामा बी कामा सी, तो हमें पता है कि ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, सी भी रियल नंबर है। यानी कि ये कम से कम आर क्रॉस आर में तो लाई ही कर जाएगा। यानी कि इसका हर एक एलिमेंट यहाँ होगा और इसका हर एक एलिमेंट यहाँ होगा। यानी कि ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि जो आर क्रॉस आर होगा वो हमारे पास क्या होगा? 3D कोऑर्डिनेट प्लेन होगा। ठीक है, हम लोग 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि कैसे 3D में मतलब चीजें होती हैं। 3D में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, 3D में और भी चीजें क्या होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। जैसे आप पैराबोला पढ़ते हैं तो पैराबोला क्या है? 2D में है, लेकिन जब पैराबोलाइड पढ़ते हैं तो क्या होता है? 3D में होता है। जैसे आपने देखा होगा जो गांव में जानवर को चारा खिलाते हैं, जिसे नांदा बोलते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, कुछ इस शेप का होता है, जैसे ऐसे होता है। ठीक है, तो क्या है? वो हमारे पास पैराबोलाइड है। ठीक है, तो 3D में है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया? एग्जाम्पल नंबर 5 को कर लिया। अब चलिए जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 6 कर लेते हैं, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी दिया है, आपको ए बी लिखना है, तो कुछ नहीं है। ए क्रॉस बी दिया है, ए क्रॉस बी क्या दिया है? पी कामा क्यू दिया है, फिर क्या है? पी कामा आर है, पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर। ठीक है, एम क्यू, ठीक है, एम आर। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है? आपको ए और बी फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी में कौन से एलिमेंट आते हैं?
ए क्रॉस बी का मतलब है कि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे या ना सॉरी जो ऑर्डर पेयर्स होंगे उनके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ए से होंगे और सेकंड एलिमेंट बी से होंगे। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, पी, यानी कि ये ए से होगा तो यहां पर हमने पी लिख दिया। फिर अब यहां भी फर्स्ट एलिमेंट पी है तो उसको हमने यहां ऑलरेडी लिख रखा है। फिर यहां पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एम, तो यहां पर एम लिख दिया, यानी कि जो ए होगा वो पी कामा एम होगा। और जो सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो बी से बिलोंग करेगा, तो सेकंड एलिमेंट क्या है, क्यू है, यानी कि ये बी से हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, आर है तो हो जाएगा। और यहाँ भी सेकंड एलिमेंट क्यू आर है तो उसको हमने पहले से ही लिख रखा है, यानी कि जो सेट ए होगा वो पी कामा एम होगा और जो सेट बी होगा हमारे पास क्यू कामा आर होगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था एक्सरसाइज 2.1 के पहले का वो कंप्लीट होता है। फर्दर आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या कैसे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाए, क्योंकि मैं आया हूं इसलिए यूट्यूब पर हूं कि कुछ अच्छा आपको प्रोवाइड किया जाए, अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छी वीडियोस ला रहा हूं, कुछ अच्छे यूजफुल कॉन्सेप्ट ला पा रहा हूं, या मैं कुछ बेहतर तरीके से आपको समझा पा रहा हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज 2.1 को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।